हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की दोस्तों सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 11 मार्च को आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर होना है। और दोस्तों हम लोग अभी इस बहुविकल्पी सीरीज में सभी जो भी अभी तक पेपर हुए हैं दोस्तों, सबके दोस्तों हम लोगों ने 2022, 2023 और 2024 में जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं उनकी दोस्तों बहुविकल्पी सीरीज हम लोगों ने सॉल्व की है। तो आइए दोस्तों, इसी सीरीज में देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आप लोगों को लगा है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान का पेपर दोस्तों कब होना है? 11 मार्च को होना है दोस्तों। और 11 मार्च से आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो समाप्त हो रही हैं फ्रेंड्स। तो 11 मार्च के पेपर के लिए आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 2023 सीरीज दोस्तों जो है, तो सबसे पहले 2023 को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों 2024 का जो पेपर दिया गया है मॉडल पेपर दोस्तों, किस तरह का पेपर आया था उसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 10th क्लास की सोशल साइंस का दोस्तों पेपर है, किसका है? सोशल यानी एसएसटी का दोस्तों पेपर है। आइए देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों खंड आ में दिए होते हैं दोस्तों। कौन सा खंड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? खंड आ सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है निर्देश में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी OMR शीट में फिल कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो 20 दिए गए हैं किस में करने हैं? OMR शीट में करने हैं। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, यानी निरंकुशवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश हो। तो दोस्तों जनता का अंकुश होगा तो वो जनता की हितैषी हो जाएगी दोस्तों। यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश ना हो, तो दोस्तों ऐसी सत्ता तो होती नहीं। जिस पर किसी का अंकुश ना हो तो वो दोस्तों बेलगाम सत्ता हो जाएगी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश हो। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो दोस्तों बहुसंख्यक का, तो दोस्तों ये तो अपने वर्तमान समय में चल रही है कि कोई सरकारें होती हैं जिसमें दोस्तों सांसद विधायक होते हैं, बहुत सारे सांसद विधायक मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं और सरकारें चलती हैं। तो दोस्तों ये तो बहुसंख्यक प्रणाली इस वर्तमान समय में है। लेकिन दोस्तों पूछ रहा निरंकुशवाद, तो निरंकुशवाद दोस्तों कैसा होता है? यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का ही अंकुश होता है, यानी कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही वह सत्ता चलाई जाती है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है इसी क्रम में? दोस्तों कह रहा है उदारवाद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों क्या कह रहा है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों उदारवाद का मतलब क्या है? यानी निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्तियों को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन सा बनेगा? यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। दोस्तों हम लोगों को स्वतंत्रता है लेकिन कानून दोस्तों सभी के लिए बराबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी दूसरे का भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? कह रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? क्या माउंट बेटन ने चलवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई थी, लॉर्ड इरविन ने चलवाई थी, या फिर जनरल डायर ने चलवाई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है फ्रेंड्स, उसमें दोस्तों किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी दोस्तों। किसने? जनरल डायर ने उसमें गोलियां चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों 1919 की घटना है, कहाँ की? अमृतसर की। दोस्तों कहाँ की? अमृतसर की घटना है ये, 1919 की। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स कह रहा कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई। दोस्तों क्या कह रहा है? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? हिटलर ने निभाई, मुसोलिनी ने निभाई, बिस्मार्क ने निभाई, या फिर महात्मा गांधी ने निभाई। तो फ्रेंड्स जो जर्मनी के एकीकरण में है, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ऑटो वान बिस्मार्क। इनका पूरा नाम दोस्तों क्या है? ऑटो वान बिस्मार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का कौन सा चौथे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। वहीं दोस्तों तीसरे कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ। दोस्तों क्या कह रहा है? चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1920 में हुआ, 1919 में हुआ, 1922 में हुआ, या फिर 1929 में हुआ। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ है? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा कांड हुआ है 1922 ईस्वी में। दोस्तों कब हुआ है? 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों पांचवें का। दोस्तों कब की घटना है ये? तो दोस्तों ये है 4 फरवरी की घटना। दोस्तों कब की है? 4 फरवरी की घटना है, यानी 4 फरवरी दोस्तों क्या था? 4 फरवरी
22 की घटना है दोस्तों चौरी चौरा कांड की। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज दोस्तों 7वां हम लोग देख रहे हैं, 6वां ने दोस्तों 6वां कह रहा विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। दोस्तों क्या है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। सामुदायिक सरकार कहलाता है, गठबंधन की सरकार कहलाता है, संघीय सरकार कहलाता है, या एकात्मक सरकार कहलाता है। तो दोस्तों जब विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो जाता है तो वो संघ के द्वारा चलाई जाती हैं। किसके द्वारा दोस्तों चलाई जाती हैं, संघ के द्वारा वो सरकारें नियमित रूप से चलाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6वें का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी 6वें का भी राइट आंसर दोस्तों कौन सा बन जाएगा, सी बनेगा। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। दोस्तों क्या कह रहा है, हिंदी जो है वो किस प्रकार की भाषा है। क्या राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर है, तो दोस्तों क्या पूछ रहा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो फ्रेंड्स जो हिंदी है वो राजभाषा के अंतर्गत आती है। कौन भाषा के अंतर्गत आती है, राजभाषा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि संविधान के माध्यम से, दोस्तों क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्थानीय निकायों के द्वारा, या लोकसभा के द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा, या फिर प्रांतीय विधायिका के द्वारा। तो दोस्तों संविधान के माध्यम से, दोस्तों क्या है, जब संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा दोस्तों, तो उसमें क्या हो जाएगा, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाते हैं। दोस्तों क्या आ जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ से चीज़ें पारित होती हैं, पहले लोकसभा से पारित होती हैं, उसके बाद में वो राज्यसभा जाती हैं। तो दोस्तों क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो दोस्तों स्थानीय निकायों में तो दोस्तों उन्हें दिया गया है, लेकिन उसके पहले दोस्तों क्या हम लगाएंगे, लोकसभा या राज्यसभा। तो दोस्तों यदि ऑप्शन में लोकसभा दिया होगा तो लोकसभा वाला ही हम लोग सबसे पहले गोला ब्लैक करेंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है 9वां, कह रहा है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वां है, कह रहा कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई, 1990 में, 2004 में, 2008 में, या फिर 2015 में। तो दोस्तों जब नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई और वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ, तो दोस्तों वो सन कौन था, तो दोस्तों वो सन था 2008। कौन सा सन था दोस्तों, 2008 सन था। और डेट कौन सी थी, तो दोस्तों डेट थी 28 मई। कितनी थी दोस्तों, 28 मई सन 2008 में नेपाल में राजतंत्र शासन की समाप्ति की घोषणा हो गई। अब दोस्तों देख लेते हैं कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। दोस्तों भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 6 है, 7 है, 8 है, या फिर 9 है। तो दोस्तों पहले के आंकड़ों में कितनी होती थी, 7 होती थी, लेकिन दोस्तों जो वर्तमान के आंकड़े हैं उसमें कितनी है, तो उसमें 8 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी दोस्तों जो प्रेजेंट टाइम में है वो 8 संख्या है, पहले कितनी होती थी, 7 होती थी। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। दोस्तों क्या है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है, घास के मैदान को कहा जाता है, हरे पेड़ पौधों को कहा जाता है, या फिर सघन झाड़ियों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हरा सोना किसे कहते हैं, हम लोग हरे पेड़ पौधों को बोलते हैं हरा सोना, यानी ग्रीन गोल्ड दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें में कह रहा है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग, दोस्तों क्या है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों क्या है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग भाई जो होता है वो समुद्री जल के रूप में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों कितना है, पहला 95 है, दूसरा 96 है, तीसरा 97.5 है, और चौथा 98 है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 97.5% दोस्तों जो है वह यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है रबी की फसलों को
बोने का सही समय है? दोस्तों रबी की फसलों को बोने का सही समय, रबी की फसल कौन होती है? जैसे दोस्तों गेहूं होता है, चना होता है, इस तरह की फसलें कौन सी होती हैं? रबी की होती हैं। तो दोस्तों इनको बोने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर। तो दोस्तों गेहूं की बुआई कब होती है? आप लोग जानते हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए नंबर बन जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इज राइट आंसर फ्रेंड बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? दोस्तों क्या है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, चीनी है, या फिर पटसन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? यानी वो क्या है? सीमेंट है। दोस्तों क्या है? सीमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन में जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? कागज उद्योग है, चीनी उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, या फिर एल्यूमिनियम का उद्योग है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत, तो दोस्तों जो आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है वो दोस्तों कौन सा आता है? यानी लौह इस्पात उद्योग जो है ये आधारभूत की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं वहीं पर हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में, या फिर फरवरी 2005 में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों ये कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये पारित हुआ है मार्च 2005 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? यानी क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों क्या बनेगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों हुआ वो मार्च 2005 में। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कह रहा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? दोस्तों क्या पूछ रहा क्वेश्चन? पूछ रहा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की, दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं भाई कब हुई इसकी। वर्ष 1991 में हुई क्या? वर्ष 1989 में हुई? वर्ष 1995 में हुई? या वर्ष 1960 में हुई? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, देख लेते हैं कब हुई दोस्तों। तो उदारीकरण की जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो हुई है कब? वर्ष 1991 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए नंबर। और वर्ष 1991 में दोस्तों समय कौन सा था? तो दोस्तों समय था 14 जुलाई। दोस्तों क्या है दोस्तों? 24 जुलाई है, सॉरी यहाँ पर 24 जुलाई। और वक्त दोस्तों क्या था? 1991। और दोस्तों उस समय कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ये कौन थे दोस्तों? उस समय के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। तब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 24 जुलाई 1991 से। तो दोस्तों इसका 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय आय है, या फिर उच्च विकास है? तो दोस्तों जो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों वो सभी की आय से संबंधित है। जब दोस्तों सभी की आय अच्छी होगी तो सभी लोग अच्छा विकास कर पाएंगे और यह महत्वपूर्ण समाज में एक भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आय सही हो जाएगा दोस्तों। तो 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दोस्तों हम लोगों ने। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20वां हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें दोस्तों। 19वां देख लेते हैं। जब एक देश में दोस्तों क्या है? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता है दोस्तों, यानी एक देश से दूसरे देश में हम लोग व्यापार करते हैं तो उसे कौन सा दोस्तों हम लोग कहते हैं? तो दोस्तों जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाएगा। और जब एक देश के अंदर ही होगा दोस्तों तो वो आंतरिक व्यापार आ जाएगा। और दोस्तों जब एक देश से अन्य जगह होगा दोस्तों, एक ही दोस्तों यदि मान लीजिए जैसे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो तो दोस्तों वो स्थानीय व्यापार की श्रेणी में आ जाता है। तो फ्रेंड्स जब एक देश से एक स्थान से और दूसरे देश के दूसरे स्थान तक हम लोग व्यापार करते हैं तो वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर।
यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा दोस्तों को। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है दोस्तों 1000 जीवित शिशुओं पर, 800 जीवित शिशुओं पर, 500 जीवित शिशुओं पर या फिर 100 जीवित शिशुओं पर। तो दोस्तों हम लोग अक्सर चीज़ें सीखते रहते हैं मैथ के माध्यम से। तो दोस्तों हम लोग काहे से गणना करते हैं, तो दोस्तों गणना करते हैं 100 से। दोस्तों गणना किससे करते हैं, 100 से। लेकिन यहाँ थोड़ा जो ट्रिपिकल दोस्तों जो यहाँ पर फार्मूला है वो थोड़ा ट्रिपिकल कंडीशन का और गलत फार्मूला दोस्तों इस बार सोशल साइंस में यूज हो गया। हमेशा हम लोग 100 का ही यूज करते हैं, लेकिन इस बार जब शिशु मृत्यु दर का अनुपात निकालते हैं तो दोस्तों कितने का यूज कर लेते हैं, 1000 का यूज कर लेते हैं दोस्तों। तो किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, यानी 1000 जीवित बच्चों पर ये हम लोग सर्वेक्षण करते हैं दोस्तों। 1000 जीवित बच्चों पर क्या करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने 2023 के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और दोस्तों किस तरह के क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान देना कि दोस्तों जो 2023 में दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में भी रिपीटेशन के रूप में हुए हैं। और दोस्तों जो 2023 और 2024 दोनों में रिपीट हुए हैं दोस्तों वो 100% उनके आने की संभावना है कि 2024 में भी इस बार पूछे जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न होंगे दोस्तों पार्ट बी में, यानी खंड बा में दोस्तों कैसे आएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे। और दोस्तों इनके उत्तर लगभग आप लोगों को 80 वर्ड में देना है दोस्तों। कितने वर्ड में देना है, यानी आप लोगों को 80 वर्ड में इनके आंसर सुनिश्चित करने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, दोस्तों क्या पूछ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या आशय है। दोस्तों एक क्वेश्चन राष्ट्रवाद से अवश्य आता है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन तथा उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन है, कोई ना कोई किसी एक आंदोलन के बारे में अवश्य पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर दोस्तों क्या है कि गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या, दोस्तों बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि इस पर आप लोगों को इसका आंसर ना पता हो तो बेरोजगारी पर आप लोग निबंध की तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। फिर दोस्तों क्या है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों लोकतंत्र यानी दोस्तों लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि दोस्तों शासन प्रणाली दोस्तों जो मनोनीत होता है, यानी हम लोग जो मतदान करते हैं दोस्तों ये क्या है, लोकतंत्र के अंतर्गत आता है कि हम प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों क्या है मतदान होता है, जिसके द्वारा हम लोग जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जो जाकर देश की सरकार और सत्ता के रूप में चलाते हैं, देश का विकास करते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से बनाकर आप लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं दोस्तों, विदेशी व्यापार यानी जो हम लोग अपने देश से एक देश से दूसरे देश में किया जाता है वही विदेशी व्यापार कहलाता है। इसी तरह के किन्हीं इनकी दो विशेषताओं को बताना है दोस्तों। तो विदेशी व्यापार किस तरीके से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है पानी वाले जहाज से यानी कि शिप से, और दोस्तों एक होता है एरोप्लेन के द्वारा। तो दोस्तों दो प्रकार के ये हैं। फिर दोस्तों अगला क्या है कि यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। तो दोस्तों यदि हम लोग किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो उनकी फसलें उच्च गुणवत्ता की होंगी जिनमें पैदावार अधिक होगी, जिससे उनकी रोजगार में दोस्तों वृद्धि होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी और दोस्तों जो उनकी प्रारंभिक और वर्तमान स्थिति है वो सुधर जाएगी। फिर दोस्तों क्या है क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है कि वनों की हानि से क्या आशय है। तो दोस्तों वनों की हानि से क्या आशय है, यानी जब वन कम हो जाएंगे दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश कम होगी, दोस्तों जो जीव जंतु हैं वो परेशान हो जाएंगे, उन्हें खाने के लिए भोजन और दोस्तों उनके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जो हम लोगों के कई सारे रोगों की दोस्तों उत्पत्ति का कारण बनेगी। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि भूमि संसाधन से क्या समझते हैं दोस्तों। तो भूमि के बारे में बताना है कि अपने देश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, दोमट मिट्टी, दोस्तों काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, इस तरीके की हम लोग मिट्टियों का इसमें अनुभव करेंगे दोस्तों, इसको बताएंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, ये दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कैसे होते हैं फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और ये 6 अंक के आते हैं दोस्तों। कितने, और हमें लिखना कितना होता है, कम से कम 150 शब्दों में, 150 शब्दों में, यानी कम से कम 3 से 4 पेज में इनका हमें आंसर पुट आउट करना होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, दोस्तों क्या है प्रथम विश्व युद्ध वाला, दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कौन सी चीजें दी गई हैं दोस्तों। तो प्रथम विश्व युद्ध कब दोस्तों, 1914 से लेकर 1918 तक चला था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, तो उसी के बारे में हम लोगों को लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण बताइए दोस्तों। जो ब्रेटन वुड्स का मतलब है दोस्तों, हमें इसका कारण समझाना है, इतिहास के बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा कि संघवाद, दोस्तों क्या है पूछ रहा, कह रहा संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की दोस्तों विशेषताओं का वर्णन करना है, या दोस्तों नारीवाद से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों नारीवाद का मतलब है नारी सशक्तिकरण। दोस्तों ये नारीवाद का कोई भी टॉपिक आ जाए तो आप लोग नारी यानी नारी सशक्तिकरण पर आप लोग ऐसे लिख देंगे, बस वही इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के इसमें क्या होते हैं क्वेश्चन होते हैं। अब आइए देख लेते हैं और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं।
फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो लोग व्यापार करते हैं, अपनी दोस्तों वहां पर कंपनियां खोलते हैं, उनसे उत्पादन होता है, उनसे उनकी आय बढ़ती है और दोस्तों उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। फिर दोस्तों क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन करना है। दोस्तों उपभोक्ता के 3 अधिकारों का वर्णन क्या करना है कि यानी जैसे मान लो दोस्तों हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम लोग उपभोक्ता है दोस्तों। क्या है, जब हम लोग जाते हैं तो हमें उसकी दोस्तों मार्केट प्राइस देखनी चाहिए कि उसमें कितने प्राइस पड़े हैं और दुकानदार हमें कितने रुपए में बेच रहा है। दोस्तों पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, हमें उसकी डेट देखनी चाहिए कि यह एक्सपायरी डेट है या नहीं है। फिर दोस्तों तीसरी बात हमें उसमें ये देखनी चाहिए कि दोस्तों जो भी हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस दुकानदार को विद जीएसटी टैक्स से मिला है या जो तो दुकानदार होते हैं एक्स्ट्रा जीएसटी टैक्स लगा देते हैं। तो दोस्तों वो सब सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, उनकी दोस्तों जांच करनी होती है। यही दोस्तों क्या उपभोक्ता के 3 अधिकार होते हैं। और दोस्तों किसी भी चीज़ को यदि हम लोग ले आते हैं और यदि खराब निकल आती है तो दोस्तों उसे रिटर्न करने की प्रणाली है उपभोक्ता फोरम के अनुसार। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों कह रहा है कि भूमि, दोस्तों क्या कह रहा है, भूमि किस प्रकार की होती है और इसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में दोस्तों लिखना है। क्या भूमि किस प्रकार की होती है, इसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में लिखना है। फिर दोस्तों जैव विविधता के बारे में लिखना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, क्वेश्चन जो ये है जैव विविधता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों जैव विविधता एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर सभी जीव जंतुओं के रहने, खाने, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उत्परिवर्तन, इन सभी करने के लिए दोस्तों क्या है, एकदम से वातावरण हितैषी होता है, वातावरण सुटेबल होता है, वातावरण उनके अनुकूल होता है। तो ऐसा स्थान कहलाता है जैव विविधता के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत में जो जैव विविधता का सबसे ज़्यादा दोस्तों जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है वह पॉइंट कौन सा है, तो दोस्तों वह है केरल का शांति वैली, यानी कि शांति घाटी में सबसे ज़्यादा दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है जैव विविधता। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। फिर इसके बाद में एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें से केवल मानचित्र के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं 2024 में दोस्तों पेपर किस तरीके का आया था। अब भाई फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग 2024 का दोस्तों पेपर है, कौन से ईयर का है दोस्तों, 2024 का है। 2023 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों 2024 का फ्रेंड्स आप लोग 2023, 2024 और दोस्तों इन दोनों को यदि हम लोग प्लस कर दें, इन दोनों को हम लोग यदि प्लस कर दें तो दोस्तों जो 2025 आता है, तो 2024 और 2023 से ही क्वेश्चन दोस्तों छांटकर 2025 के 20 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे वो दोनों इन्हीं दोस्तों मॉडल पेपर से होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 और 2024 के समस्त बहुविकल्पी क्वेश्चंस के साथ साथ दोस्तों जो लघु उत्तरी होते हैं, उसके बाद में जो बहुविकल्पी दोस्तों बहुविकल्पी तो सॉल्व कर रहे हैं, अति लघु उत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। दोस्तों क्या है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के, फिर दोस्तों दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा, फिर दोस्तों नेपोलियन के द्वारा या विलियम प्रथम के द्वारा। तो दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो दोस्तों जर्मनी के हैं, किसके हैं, जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों जहाँ इटली की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन है, तो दोस्तों इटली के लिए कौन आते हैं, तो दोस्तों इटली के लिए आते हैं गैरिबाल्डी। दोस्तों कौन है, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इटली के एकीकरण में। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। दोस्तों कह रहा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों क्या है, पूछ रहा कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ। दोस्तों सन क्या है, 1918 में पारित हुआ, 1919 में पारित हुआ, 1920 में या 1921 में। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है वह कब आया था फ्रेंड्स, तो वह आया था 1919 में दोस्तों। और रॉलेट एक्ट के ही विरोध में दोस्तों क्या है, अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी जहां पर जनरल डायर ने दोस्तों क्या है गोलियां चलवा दी थी और उसमें बहुत सारे भारतीय दोस्तों निर्दोष भारतीय थे, वो बहुत सारे भारतीयों की जान चली गई थी, मारे गए थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को, 14 नवंबर को या फिर 15 अगस्त को। दोस्तों 15 अगस्त को तो हम लोग जानते हैं भाई कि इसमें तो दोस्तों आएगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों 5 सितंबर टीचर्स डे, यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रन डे, तो क्या बचा, 10 दिसंबर बचा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरे का दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा। तो यही दोस्तों जो बचता है यही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा कि गुलामगिरी का लेखक दोस्तों कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, कैलाशवासिनी देवी हैं या फिर राधा स्वामी नायर हैं। तो दोस्तों गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो दोस्तों हैं ज्योतिबा फुले। कौन है फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले जो हैं
वही गुलामगिरी के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन दोस्तों बी नंबर यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों क्या है सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है वह सामुदायिक होती है दोस्तों। जब सत्ता का बंटवारा हो ये भी नहीं है, बहुल कार्यपाली ये भी नहीं, मंत्रियों की दोस्तों ये नहीं, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है सामुदायिक सरकार कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। तो पहला आंसर जो है ये सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है। तो कार्यपालिका नहीं है, नगर पालिका नहीं है, न्यायपालिका नहीं है या फिर विधायिका नहीं है। तो दोस्तों कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका ये सब क्या है, ये सब शासन के अंग हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है विधायिका, यही दोस्तों सबसे अलग है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का दोस्तों राइट आंसर क्या बन गया डी नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है। दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है। क्या 1980 में हुई है, क्या 1990 में हुई है, क्या 1992 में है या फिर 2004 में है। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज जो है, पंचायती राज की दोस्तों जो स्थापना है भारत में वो हुई है कब 1980 में दोस्तों क्या है पंचायती राज की स्थापना दोस्तों कब हुई है भारत में। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स पंचायती राज की स्थापना दोस्तों भारत में कब हुई है 1992 में दोस्तों हमने पहली बार में दोस्तों 1980 बोल दिया लेकिन 1992 है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 8वां क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी की विचारधारा क्या है। तो दोस्तों इसकी विचारधारा देख लेते हैं क्या है भाई। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास करता है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी है। इनमें से सभी तो दोस्तों इनमें से जितने हैं हमें सभी सही प्रतीत हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों जो लोकतंत्र का प्रमुख गुण है कौन सा है। देशभक्ति की भावना भाई ये भी होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण ये भी होना चाहिए, प्रगतिशील सरकार ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों इसमें कह रहा है इनमें से सभी, तो बस यही आंसर इसका सही हो जाएगा कि इनमें से जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा डी नंबर यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके प्राप्त होती हैं, राज्यों को प्राप्त होती हैं या फिर संघों को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों भारतीय संघ में जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकार को भी प्राप्त होती हैं और जो संघीय शासन करता होते हैं उन्हें भी प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर बन जाएगा सी नंबर यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। गहन खेती करना, वनोन्मूलन करना, अधिक सिंचाई करना या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक सिंचाई करने का। दोस्तों सबसे मुख्य कारण क्या है अधिक सिंचाई होना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं कराता है। दोस्तों क्या है कौन सा दोस्तों संरक्षण है जो डायरेक्टली है जो समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं कराता है। संयुक्त वन प्रबंधन है क्या, बीज बचाओ आंदोलन है क्या, या चिपको आंदोलन है, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का जो राइट आंसर है तो दोस्तों ये बन जाएगा वन्य जीव पशु विहार का दोस्तों क्या है परिसीमन। और दोस्तों परिसीमन क्या होता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों ह्यूमन के लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है दोस्तों जैसे इंदिरा आईवीएफ की सुविधा होती है दोस्तों टेस्ट ट्यूब बीबी की, तो ये उसी तरह का होता है परिसीमन के बारे में। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। दालें हैं, ज्वार है, मोटे अनाज है, चावल है। तो दोस्तों इनमें बहुत सारी फली होती हैं। दालें जो है ये केवल सिंगल फली की होती हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दालें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए नंबर यानी दालें जो है वो एक फलीदार फसल के रूप में जानी जाती हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है। तो दोस्तों दो या दो से अधिक देशों के बीच का जो व्यापार होता है उसे किस तरीके से दोस्तों डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स शायद आप लोगों को याद आ रहा हो कि ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 2023 में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या है, रिपीटेशन हुआ है। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों क्या बनता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कब हुआ। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1989 में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा दोस्तों 1992 में। दोस्तों कब बनाया गया, यानी 1992 में क्वेश्चन दोस्तों ये चीजें बनाई गई। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों कौन से क्षेत्रक की गतिविधि के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वो होता है प्राथमिक। दोस्तों सबसे पहले कौन सी चीज आती है, प्राथमिक। तो वही चीजें दोस्तों है कि देश का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया। तो दोस्तों जब प्राकृतिक प्रक्रिया है तो प्राथमिक भाग आएगा। तो दोस्तों क्या जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा स्वयं समूह। दोस्तों क्या है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतम निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनके जो भी फैसले होते हैं दोस्तों वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं वहाँ के सदस्यों के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रहा है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। दोस्तों क्या है, वैश्वीकरण जो है उसे जीवन स्तर में किस प्रकार के सुधार की सहायता पहुंचाई है। तो दोस्तों सभी लोगों को सुधार की सहायता पहुंचाई है, या विकसित देश के, या विकासशील देशों के श्रमिकों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो राइट आंसर दोस्तों बनेगा वो बन जाएगा पहला, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों तो ए ऑप्शन इज राइट लगाएंगे, यानी सभी लोगों को दोस्तों क्या है, सुविधा पहुंचाई गई है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरुआत हुई। दोस्तों भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया को कब शुरू किया गया। तो दोस्तों 1981 में, 1991 में, 1971 में, या 2001 में। तो फ्रेंड्स भारत में जो उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है दोस्तों वो हुई है 1991 में। दोस्तों कब हुई है, 1991 में ही इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1985 में, 1984 में, 1986 में, या 1987 में। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया दोस्तों पारित हुआ 1986 में। कब पारित हुआ दोस्तों, 1986 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बन जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं 20 दोनों 2024 का दोस्तों हम लोगों ने 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आइए देख लेते हैं कि 2024 में दोस्तों 2023 के कौन कौन से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दिया गया है फ्रांस की क्रांति के बारे में। दोस्तों क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के 4 कारणों को हमें लिखना है। फिर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि अथवा साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में हमें लिखना है। अथवा में है दोस्तों या तो ऊपर वाला करेंगे या तो नीचे वाला करेंगे। फिर दोस्तों देखो यहाँ पर भी पूछ लिया है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों आप लोगों को याद आया कि ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था, दोस्तों 2024 में भी आया, इसका मतलब ये 2025 में भी आएगा। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लें। फिर दोस्तों क्या है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है 2023 में था, 2024 में भी है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है 2025 में भी आने की। वही दोस्तों क्या है अगला क्वेश्चन की पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन। दोस्तों आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराए हैं। दोस्तों क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। फिर दोस्तों क्या, जल दुर्बलता क्या है, जल संग्रहण की पद्धतियाँ। दोस्तों जल संग्रहण का मतलब होता है जल को कैसे हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, जल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, वर्षा वाले जल को कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों के बारे में। फिर दोस्तों देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जो 2023 में भी आया था
कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन करना है। तो कितना इजी पेपर आया है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो 2023 के 2024 में पूछे गए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने हो सकता है कि 2024 में दोस्तों 2023 का पेपर ही ना सॉल्व किया हो, या दोस्तों किसी को सॉल्व ना कराया गया हो, लेकिन आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग अच्छा सा लाभ उठाएं और दोस्तों अच्छे से पेपर की तैयारी करें ताकि आप लोग एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। फिर देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कह रहा कि इटली के एकीकरण में दोस्तों किसकी प्रक्रिया को दोस्तों संक्षेप में लिखना है। तो दोस्तों इसमें कौन थे, इटली के एकीकरण में दोस्तों इटली के एकीकरण की दोस्तों हमें बात करनी है इसके बाद में। फिर दोस्तों क्या है कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, कि इन्हीं चार इनकी वर्णन करना दोस्तों, यानी औद्योगिक दोस्तों भारत में उद्योग जगत के बारे में बताना है दोस्तों। अब उद्योग में कौन कौन से आ जाते हैं दोस्तों, डेयरी उद्योग आ जाता है, मछली पालन और दोस्तों भेड़ बकरी पालन। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे उद्योग धंधे होते हैं दोस्तों। रेशमी वस्त्र वाला दोस्तों जो उद्योग धंधा होता है, तो इन्हीं के बारे में दोस्तों, इन्हीं चार धंधों के बारे में लिखना दोस्तों, उद्योगों के बारे में, और उसमें हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना है उनके बारे में। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या लोकतंत्र किस तरह से उत्तरदायी है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर से याद आ रहा हो कि क्वेश्चन दोस्तों 2023 का ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग इनको अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कर लें दोस्तों, या आप लोग इनको अपने माइंड में फीड कर लें कि इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। तो इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो। वहीं दोस्तों कह रहा कि वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखना। दोस्तों इससे बताओ और सरल पेपर क्या हो सकता है कि आप लोगों को यानी पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए आ गया है। फिर दोस्तों भारत में लौह अयस्क के उत्पादन बताने हैं कि दोस्तों भारत में लोहा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है। दोस्तों इनके बारे में क्या है अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है, कह रहा कि आर्थिक गतिविधियों की विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने के आधारों की विवेचना करनी है, या विश्व व्यापार संगठन के कारणों को दोस्तों बताना है। किस तरह को बताना है, यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में दोस्तों बताना, यानी डिस्कस द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का आप लोगों का यूपी बोर्ड का पेपर होगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों हमने दोनों ईयर के यानी 2023 और 2024 के दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न और जो दोस्तों सब्जेक्टिव थे यानी लिखने वाले थे, उन प्रश्नों को भी आप लोगों को दिखा दिया है दोस्तों। इन प्रश्नों के बारे में आप लोग एक बार अवश्य पढ़ लें, और दोस्तों इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और दोस्तों चैनल के साथ में। अब दोस्तों इसका अगला जो वीडियो होगा आप लोग उसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन दोस्तों हमें लोगों को मानचित्र में भरने होते हैं, मानचित्र में फिल करने होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं दोस्तों, कैसी उसकी टेक्निक रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, सभी दोस्तों एकदम से बिंदास तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को ग्राफ पेपर में भरना होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।